तो आप ये देखेंगे कि कांग्रेस ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले में जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं वो बहुत की है, पहली चीज। दूसरी चीज, लिस्ट से ये बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि किसी एक नेता की, इसका मतलब बीजेपी नेतृत्व ने ये तय कर लिया है कि अच्छा हो या बुरा हो, ये जो चुनाव की पारी है, ये पारी भी हमको उसी नेतृत्व से खेलनी है जो 2003 के चुनाव में जीत गया है। कांग्रेस की रणनीति सरकार रिपीट कराने की है, बीजेपी की रणनीति चुनाव को स्थानीय बनाने पर। आपको किसान के मुद्दे पर वोट पड़ते दिख रहा है और वहां आप ये बार बार बोलोगे कि 4 बार में पैसा आ रहा है, 4 बार में पैसा आ रहा है, तो वोटर रिएक्ट कर जाएगा, वो चिढ़ के बोलेगा 4 बार में आ रहा है, आ तो रहा है ना, तुम लोग तो नहीं दिए। मालिक जो है वो प्लेट के हिसाब से तय करेगा कि थाली के हिसाब से तय करेगा, अब ये देखना दिलचस्प। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम इस बार भी विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और चुनावी पंडित सुदीप श्रीवास्तव। सुदीप भाई, आपका फिर से स्वागत है। और हम आज बात करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं ऐसे समय जब कांग्रेस, बीजेपी में तो पहले ही करीब 86 नाम उनके आ चुके हैं सामने, 4 सीटों पर ही नाम बचे हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी जो अब तक 83 जो है 83 सीटों पर नाम आ गए। पहले 30 सीटों पर की लिस्ट आई थी और उसके बाद अभी उन्होंने 53 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। ये जो कांग्रेस की लिस्ट आई है, इसको एज ए होल अपन देखें तो क्या उसमें खासियत दिखाई देती है? देखिए, कांग्रेस ने की लिस्ट को अगर आप एज ए होल देखें तो आप ये देखेंगे कि कांग्रेस ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले में जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं वो बहुत की है, पहली चीज। दूसरी चीज, लिस्ट से ये बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि किसी एक नेता की चली है। ऐसा लगता है कि किसी एक नेता का कोई बड़ा चेहरा जो था, उनका पसंदीदा कैंडिडेट, उसका टिकट कट गया, लेकिन उसके बदले में उनके कहने से 3 टिकट मिले। फिर दूसरे नेता के साथ भी ये स्थिति है कि वो जिसको बिल्कुल देना चाहते थे उनको नहीं मिला और किसी और को मिला। तो आज जो बयान देख रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लिस्ट में तो हाईकमान की चली है, तो हो सकता है कि या तो मिल बांट के जो सामूहिक नेतृत्व वाली बात है उससे टिकट बांटे हैं, या जो भी है, कांग्रेस में टिकट बंटने के बाद वो जो गुटबाजी वाला झगड़ा वाला बात है वो दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि 3 जनरल सीटों पर ट्राइबल कैंडिडेट है और 27 जनरल सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट है। मतलब 30 सीटों पर ट्राइबल और ओबीसी कैंडिडेट जनरल में है और अभी 5 जनरल सीटें आने बाकी हैं। तो 46 में से 30, 2/3 ओबीसी या आदिवासी को टिकट दिया गया है और जो 29 रिजर्व सीटें हैं उसमें तो आदिवासी आना ही है। तो पिछली बार के मुकाबले अपर कास्ट का कुछ हिस्सा कम हुआ है, बीजेपी ने भी किया है और कांग्रेस ने भी कम किया है, जबकि कांग्रेस में इसकी तकलीफ बहुत थी कि कांग्रेस में ज्यादा दावेदार अपर कास्ट दावेदार थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक बहुत जगहों पर नए चेहरे लाए हैं। ये तो होगी जाति समीकरण की बात। अगर इसको ये देखें कि वो बीजेपी की लिस्ट थोड़ा पहले आई थी, एक तो उन्होंने जो कुछ सीटें तो अगस्त में ही डिक्लेयर कर दी थी और अब कुछ समय पहले आई, उसके मुकाबले अगर देखें तो कैसा लगता है? मतलब 2 टिकट जो बटी है बीजेपी की और कांग्रेस की, आप राजनीति को इस नजरिए से, मतलब राजनीतिक दलों की जो तैयारी के नजरिए से, कैंडिडेट के चेहरे के हिसाब से देखें तो कैसा लगता है? देखिए, बीजेपी ने जो प्रयोग किया था पहली लिस्ट में कि नए चेहरों को देना, समय के पहले देना, उसका कोई बहुत अपेक्षित परिणाम नहीं दिखा। इसके कारण इस लिस्ट में जो दूसरी लिस्ट आई 64 लोगों की और तीसरी आई है एक नाम है उसमें, उस 64 लोगों की लिस्ट में जो चर्चा थी कि पुराने लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, खासकर वो जो हार चुके हैं, तो
वो चीज नहीं है। अमर अग्रवाल, राजेश पूड़त और भी ऐसे बहुत से बड़े नाम, प्रेम प्रकाश पांडे, जो पिछले बार चुनाव हार चुके थे और पुराने लोग हैं, वो सभी के सभी फिर से टिकट पाए हैं। इसका मतलब बीजेपी नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि अच्छा हो या बुरा हो, ये जो चुनाव की पारी है, ये पारी भी हमको उसी नेतृत्व से खेलनी है जो 2003 के चुनाव में जीत के आया था। माने ये पूरा 20 साल इस पीढ़ी को समर्पित किया है भाजपा ने, और वो सब लोग टिकट पाए हैं। आप सरगुजा से देखिए, भैयालाल राजवाड़े फिर से, श्याम बिहारी जायसवाल फिर से, और ऐसे आप नीचे उतरते आएंगे तो लगभग हर जगह पुराने लोग टिकट पाए हैं। एक अबरेशन है कि रायगढ़ में इन्होंने ओपी चौधरी को टिकट दिया है, वो आईएएस हैं, और ऐसी कुछ चीजों पे आप अलग अलग देखेंगे तो कहीं दिखेगा। लेकिन पुराना मंत्रिमंडल जिसके प्रति बहुत आक्रोश था पिछले चुनाव में, वो लगभग पूरा का पूरा मैदान में है। गौरी शंकर अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष की सीट रुकी हुई है, अगर वो पा जाएंगे तो मैं कहूंगा कि पूरी पुरानी सरकार फिर से मैदान है। तो ये तो अपन जिस विषय पर अभी बात कर रहे हैं, उससे एक सवाल तो ये भी उठता है कि नए चेहरों को सामने लाने के मामले में आपको दोनों में से कौन सी पार्टी की तैयारी ज्यादा रखती है कि कुछ ने नए चेहरे ज्यादा सामने लाए? देखिए, कांग्रेस ने तो पिछले चुनाव में बहुत से नए चेहरे दिए थे। इस बार के चुनाव में भी बहुत से टिकट काट के 18-19 विधायक का टिकट वो काट चुके हैं और नए चेहरे आ रहे हैं। तो नए चेहरे के मामले में तो कांग्रेस डेफिनेटली आगे है। बीजेपी ने शायद ये सोचा है कि जो पुराने लोग हैं, उनके पास टीम है, वो आर्थिक रूप से भी पहले से सक्षम है सरकार में लंबे समय रहने के कारण, तो उन पर ही दांव खेला जाए। तो वो सब इंडिविजुअल अपना चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस की रणनीति है कि प्रदेश का चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की रणनीति चुनाव को स्थानीय बनाने की है कि वो एक एक सीट पर लड़के उस एक एक सीट को जीते, कि चुनाव रश्मि सिंह वर्सेस धर्मजीत सिंह हो जाए, चुनाव पुन्नूलाल मोहले वर्सेस संजीत बनर्जी हो जाए, चुनाव अमर अग्रवाल वर्सेस शैलेश पांडे रहे। ये स्थिति वो चाहते हैं। कांग्रेस की रणनीति दूसरी है। कांग्रेस की रणनीति यह है कि 5 साल अगर ये सरकार अगर आपके लिए कुछ अच्छा की है, अगर आपको लगता है कि 5 साल आपके लिए काम हुआ है, तो आप हमको फिर से चलो। यही काम 2008 और 2013 में बीजेपी करती थी। जब सरकार का कुछ काम होता है जो दिखाने लायक है, 2008 में बीजेपी की 3 रुपए किलो चावल की स्कीम बहुत बड़ी थी। अभी इनके पास 3-4 ऐसी स्कीम है जो दिखाने लायक है। 2500 से लेकर 2800 रुपए धान की कीमत, 7000 रुपए प्रति वर्ष भूमिहीन खेतीहर मजदूर को सहायता, आत्मानंद स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, तो ऐसी कई स्कीम है जो ये दिखाने लायक है कि अपने 5 साल में हमने इतना किया है, 5 साल अगर हमको और मिलेगा तो हम ये और करेंगे। तो कांग्रेस की रणनीति सरकार रिपीट कराने की है, बीजेपी की रणनीति चुनाव को स्थानीय बनाने की है। तो ये दो बातें आपकी इस बातचीत से सामने आ रही हैं, एक जिसमें एक सरकार के कामकाज को लेके, और उसी तरफ ये बात हुई कि अब तक कांग्रेस ने पहली लिस्ट आई 30 में, उसमें से 8 और बाद में 10, इस तरह से 18 अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काटी। तो ये बहुत पहले भी एक बार हम बैठे थे तो बातचीत में ये बात भी निकल कर आई थी कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो बहुत सारे एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या इससे कुछ समझ में आता है कि उसको लेकर क्या है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का तो ये स्थिति है कि 30 से 40 विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन हर जगह पे उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं होता है, और कई जगह ये होता है कि जो रिप्लेसमेंट है वो ज्यादा विवादित है। तो जितने जगहों पर इनको लगा कि ये रिप्लेसमेंट इनके पास प्रॉपर है, तो वहां इन्होंने रिप्लेस किया है। मेरा अपना मानना है कि 5-6 ऐसी सीटें रह गई हैं जहां इनको और रिप्लेस करना चाहिए था, या 1-2 जगह इन्होंने गलत रिप्लेस कर दिया है। कुछ जगहों पर जहां जरूरी था रिप्लेस करना, वहां रिप्लेस नहीं कर पाए। तो ये गलतियां तो चुनाव में, टिकट वितरण में होती ही हैं, और कांग्रेस से ये उम्मीद करना कि वो 100% परफेक्शन से टिकट बांट पाएगी, वो संभव नहीं। कि कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, उसमें इतने फ्रैक्शन, इतने आवाजें हैं। कोई वहां आरएसएस नहीं है जो डंडा मार के बोले कि नहीं यही होगा। तो उसमें
जितना वो कर पाए हैं, अगर आप 83 टिकट बटे हैं, अगर आप ये माने कि 70-75 टिकट सही बटा है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है उनकी, कि उनके इतने प्रत्याशी बने। 10% एरर मार्जिन आप उनको दे सकते हो कि 10% टिकट वो गलत भी बांटेंगे, तब भी वो बची हुई सीटों पर स्थिति ठीक से रहेगी। सुधीर भाई, बातचीत को आखिरी मुकाम पर ले जाते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर ये चीज आ रही है कि सरकार की कोशिश है कि हम फिर से रिपीट हो कामकाज को लेके, और अब लिस्ट आने के बाद इस पर भी बहस हो रही है कि कौन सा उम्मीदवार, मतलब चेहरा और सरकार, ये जो केंद्रित हो रहा है धीरे धीरे चुनाव सेंट्रलाइज होके, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, चूंकि सरकार है तो वो तो उसका प्रयास यही होता है कि सरकार को देख के वोट दीजिए, सरकार के काम को देख के वोट दीजिए। केंद्र में जब भाजपा लड़ती है तो वो सब भूल जाती है और मोदी बस दिखाती है। यहाँ चूंकि उनके पास वो स्थिति नहीं है, तो यहाँ वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ना चाह रहे हैं कि इस विधायक की ये एंटी इनकम्बेंसी है, इस कैंडिडेट की ये खराबी है। आज आप देखिए, बिलासपुर शहर में ही देखिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि शहर में अपराध बढ़ा है। मुद्दा ये नहीं है कि राज्य सरकार ने क्या काम किया है, उनका मुद्दा यह है कि शहर में अपराध बढ़ा है, क्योंकि उनको ही मालूम है कि अगर वो राज्य सरकार की सफलता और असफलता में बात करेंगे तो उसमें पैमाना कांग्रेस का भारी हो जाएगा। तो ये तो रणनीति राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति अपनी परिस्थिति देख के बनाते हैं। तो जाहिर बात है कि बीजेपी का प्रयास चुनाव को बहुत स्थानीय करने का होगा और कांग्रेस का प्रयास उस चुनाव को प्रदेश सरकार के ऊपर केंद्रित करने का होगा। बीजेपी का एक एडेड एडवांटेज है कि उनको मोदी के नाम पे कुछ वोट मिलते रहे हैं और मिलेंगे। वो आखिर में घूम फिर के मोदी का कमजोर नहीं करना है करके कुछ एक वर्ग है जो सब चीज भूल के बीजेपी को वोट करता है, वो उनका एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन वो एडेड एडवांटेज कर्नाटक में काम नहीं आया, वो एडेड एडवांटेज पिछले बार यहां भी काम नहीं आया। तो इस बार देखिए, यही चीज है, 1 हफ्ते 10 दिन आप देखेंगे, तब तक स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। यही एक सवाल, ये काल्पनिक जरूर है, लेकिन चूंकि आप ट्रैकिंग करते हैं, लोगों से जुड़े हैं और उनका मन भी टटोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार या अपोजिशन जो पार्टी है, मतलब कांग्रेस और भाजपा, अपनी जो तैयारी कर रहे हैं और जो चीजों को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव इस आधार पर हो, कुछ मतदाताओं का मन भी सामने आता है कि वो चेहरा देखेंगे, सरकार देखेंगे, या स्थानीय जो चुनाव को स्थानीय स्तर पर ले जाने की जो कोशिश हो रही है, इसका क्या असर हो सकता है मतदाता? देखिए, हर वर्ग, उसका हर चीज का एक अलग पोटेंशियल वोटर होता है। हर इशू को, माने हर जब इशू आप मार्केट में लाते हैं तो उससे इफेक्ट होने वाला एक पोटेंशियल वर्ग होता है। अपराध के ऊपर भी एक वर्ग है बिलासपुर शहर में। किसी और सीट की बात करेंगे तो वहां का जो स्थानीय मुद्दा है कि वहां यहाँ पे सड़क नहीं बनी, उसका भी एक वर्ग है। तो वो वर्ग कितना है उस सीट पर, ये आपको तो कभी पता नहीं लगेगा एग्जैक्ट, पहली बात। इसलिए जो बोलते हैं ना कि थाली, आप एक होता है कि होटल में गए तो आपने खाना ऑर्डर किया कि मेरे को ये सब्जी और 2 रोटी दे दो, और एक होता है थाली या कॉम्बो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि आप एक कॉम्बो मंगाएंगे उसमें सारी चीजें हैं। तो चुनाव अच्छा लड़ना उसी को कहा जाता है कि आपका प्रचार और आपका कैंपेन एक कॉम्बो के तरह से हो, कि आपको पता नहीं है कि इस मुद्दे से कितने वोट मिलेंगे, इस मुद्दे से कितने मिलेंगे। केवल एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, ऐसा कोई काम प्रत्याशी या पार्टी ना करे जिससे नुकसान होने का अंदेशा हो। कई बार बहुत से चीजों को उठाने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उठाई जाती है ये सोच के कि शायद इसका फायदा होगा। केवल और केवल ध्यान देने की बात है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे कि नुकसान होने का अंदेशा हो। तो अगर मुद्दे के हिसाब से है, अगर कहीं पर अपराध मुद्दा हो रहा है और अपोजिट प्रत्याशी के आसपास नॉन अपराधी दिखाई दे रहे हैं, तो वो नुकसान होगा। कहीं पर आपको किसान के मुद्दे पर वोट पड़ते दिख रहा है और वहां आप ये बार बार बोलोगे कि 4 बार में पैसा आ रहा है, 4 बार में पैसा आ रहा है, तो वोटर रिएक्ट कर जाएगा। वो चिढ़ के बोलेगा 4 बार में आ रहा है, आ तो रहा है ना, तुम लोग तो नहीं दिए थे, तो जो दे रहा है उसको देने दो। तो कौन से इशू को कितना करना है, वो अंग्रेजी में कहा बोलते हैं ओवरकिल। तो ओवरकिल नहीं होना चाहिए।
या जिसको हिंदी में बोलते हैं मरे हुए को मार रहे हो। वो चीज नहीं होना चाहिए। तो चुनाव बहुत साइकोलॉजिकल गेम है, और उस साइकोलॉजिकल गेम में मतदाता एक बात जानता है, मैं मालिक हूं, और वो मालिक के तरीके से बिहेव करता है। जिस भी पार्टी या कैंडिडेट ने उनके ईगो को हर्ट किया उसका हारना तय है। आपकी इस बातचीत को मैं अगर जोड़ूं तो मुझे जो बात समझ में आती है कि मालिक जो है वो प्लेट के हिसाब से तय करेगा कि थाली के हिसाब से तय करेगा, अब ये देखना दिलचस्प होगा। और आपने हमारे हमसे बातचीत के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार है। और हम आने वाले चुनाव में जो माहौल जो बनेगा तो फिर भी और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।